हेलो बच्चों, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम कर रहे हैं ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में नेक्स्ट टॉपिक भी हमारा है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो इस टॉपिक को भी जैसे हम करते आ रहे हैं वही 10-15 मिनट में फटाफट से खत्म कर देंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। एक्सचेंज ऑफ गैसेस की अगर मैं बात करूं तो आपको पता है कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस का मतलब क्या है। आपकी दो तरह की गैसेस है। कौन कौन सी गैसेस हैं? CO2 एंड ऑक्सीजन। इनका क्या कराना है? हमें एक्सचेंज करवाना है। कहाँ एक्सचेंज कराएंगे? एटमोस्फेयर से आपकी ऑक्सीजन है वो ट्रांसपोर्ट करेगी और ट्रांसपोर्ट करके कहाँ तक पहुंचेगी? लंग्स में, एल्वेलॉय के पास। फिर ये एल्वेलॉय से आपकी कहाँ जाएगी? ब्लड में। ब्लड से ये कहाँ जाएगी? आपके पूरे बॉडी पार्ट्स के पास। ठीक है, कहाँ जाएगी? पूरे बॉडी पार्ट्स के पास। अब जैसे ही आपकी जो ऑक्सीजन है पूरे बॉडी पार्ट्स के पास पहुंच गई, टिश्यू क्या करेंगे? टिश्यू इस ऑक्सीजन को ले लेंगे, टिश्यू इस ऑक्सीजन को कंज्यूम कर लेंगे और बदले में कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि ब्लड को कैसा बना देंगे? डीऑक्सीजनेट। ब्लड को कैसा बना देंगे? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बना देंगे। ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड जो है ये वापस से कहाँ जाएगा? एल्वेलॉय के पास। एल्वेलॉय से फिर ये कहाँ जाएगा? आपके पूरे सिस्टम में से ट्रैवल करेगा। ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, इनके थ्रू ट्रैवल करता है। ट्रैकिया, ये सब के थ्रू ट्रैवल करता है। नॉस्ट्रिल से बाहर आ जाएगा यानी कि एटमोस्फेयर में पहुंच जाएगा। तो इस तरह से हम ये क्या करते हैं? एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है वो परफॉर्म करते हैं। ये बहुत ही बेसिक आइडिया जो मैंने आपको अभी दिया है, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस की बात करूं तो हमारे पास एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए एक ऑर्गन प्रेजेंट है, दैट इज एल्वेलॉय। एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा कैसे? क्या क्या रीजन है एक्सचेंज ऑफ गैसेस के? तो मेन रीजन क्या है आपका? प्रेशर ग्रेडियंट। प्रेशर ग्रेडियंट। एक्सचेंज ऑफ गैसेस क्यों होता है? प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से। अब ये प्रेशर ग्रेडियंट क्या है मैम? ये क्या टर्म है? प्रेशर ग्रेडियंट क्या है आपका? बेसिकली अगर हम बात करें, एटमोस्फियर में भी कुछ प्रेशर है और आपके एल्वेलॉय रीजन में भी कुछ प्रेशर है, ठीक है। एटमोस्फेयर के अंदर भी कुछ प्रेशर है, एल्वेलॉय रीजन के अंदर भी कुछ प्रेशर है। तो O2 की अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन का प्रेशर एटमोस्फेयर के अंदर हाई होगा, 159, क्योंकि प्लांट्स है, प्लांट्स क्या कर रहे हैं? ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहे हैं और सारी एटमोस्फेयर का एयर कहाँ है? आपकी एटमोस्फेयर में प्रेजेंट है, ठीक है। एल्वेलॉय के अंदर प्रेशर कम होगा। तो सिंपली गैसेस का डिफ्यूजन हाइयर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ होता है। ये एक प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट हो गया, हाई कंसेंट्रेशन और लो कंसेंट्रेशन। ये क्या है? आपका प्रेशर ग्रेडियंट है, प्रेशर डिफरेंस है बेसिकली, ठीक है। प्रेशर डिफरेंस होने की वजह से जो गैसेस है वो हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ मूव कर जाती है। ऐसे ही अब एल्वेलॉय से मैं बात करूं तो एल्वेलॉय से ब्लड में जब जाता है तो ब्लड में 40 आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का जो है ये प्रेशर रहता है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड का आपका प्रेशर रहता है 90। तो यहां पर भी आपको डिफरेंस देखने को मिल रहा है, 104 से आपका 95। तो प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो गया। तो ये क्या है आपका? फिर से हाइयर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ गैसेस मूव करेगी, एल्वेलॉय से ब्लड में चली जाएगी। ऐसे ही ब्लड से अब टिश्यू में बात करें तो टिश्यू में इसका ऑक्सीजन का प्रेशर कितना रहेगा? 40, ठीक है, 40 प्रेशर रहेगा। तो यहाँ पर भी हाइयर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ मूव करेगी। तो ये कहने का मतलब क्या है कि ये जो गैसेस है ये गैसेस क्यों डिफ्यूज कर रही हैं, क्यों मूव कर पा रही है? ड्यू टू देयर प्रेशर ग्रेडियंट। प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट होने की वजह से ये गैसेस मूव कर पा रही है। अब ये जो प्रेशर है इसको हम बोलते हैं पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर क्या होता है बच्चों? सपोज करो ये बहुत सारी यहाँ पे कोई गैसेस है, गैसेस बहुत सारी हैं, सिर्फ ऑक्सीजन ही क्यों जा रही है? तो मैं कह रही हूँ कि पार्शियल प्रेशर क्या है आपका? सिंपली कि बहुत सारी गैसेस में से जब कोई एक गैस अपना प्रेशर एक्सर्ट करती है उसको हम क्या बोल देते हैं? पार्शियल प्रेशर, ठीक है। जब बहुत सारी गैसेस में से कोई एक गैस निकलकर अपना प्रेशर एक्सर्ट करती है, अब बहुत सारी गैसेस है एटमोस्फेयर में, वो क्यों नहीं अंदर जा रही? ऑक्सीजन ही क्यों जा रही है? क्योंकि बहुत सारी गैसेस में से सिर्फ ऑक्सीजन जो है वो इतना प्रेशर एक्सर्ट कर रही है, वो 159 प्रेशर क्रिएट कर रही है, जिसकी वजह से वो क्या कर रही है? एटमोस्फेयर में, एल्वेलॉय में
डिफ्यूज करिए, एटमोस्फेयर से आपकी कहाँ जा रही है, एल्वियोलाई। तो ये क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन या पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अगर ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन जाएगी आपकी, अगर वो प्रेशर एक्सर्ट कर रही है तो ऑक्सीजन जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड जा रहा है। तो इसी तरह से आपकी एनसीईआरटी में डाटा दिया हुआ है, ये डाटा आपको याद रखना है। पार्शियल प्रेशर की यूनिट क्या होती है आपकी, पीपी से आप इसको डिनोट करते हो, और यूनिट होती है mmHg, मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। ठीक है, मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। क्लियर। अब यहाँ पर देखो आपको रेस्पिरेटरी गैसेस दी हुई हैं, दो रेस्पिरेटरी गैसेस हैं आपकी, एक है ऑक्सीजन, एक है कार्बन डाइऑक्साइड। एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का प्रेशर कितना है, हाई होगा 159। कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर क्या होगा, कम होगा 0.3। ठीक है। एल्वियोलाई की अगर हम बात करें तो एल्वियोलाई में अगर हम एटमॉस्फेयर से कंपेयर करें तो एल्वियोलाई में पार्शियल प्रेशर कम है ऑक्सीजन का। कार्बन डाइऑक्साइड की अगर हम बात करें तो पार्शियल प्रेशर ज्यादा है अगर इसको हम एटमॉस्फेयर से कंपेयर करें एल्वियोलाई को। ठीक है। फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑब्वियसली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगी तो आपका ऑक्सीजन कम होगा। ऑक्सीजन कम है 40 है, कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है 45 है, ज्यादा। ऑक्सीजनेटेड ब्लड में क्या ज्यादा होगा 45 95 क्या है आपकी ऑक्सीजन है। ठीक है, 95 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन ज्यादा है, एंड 40 जो है वो आपकी क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड कम होगी ऑक्सीजनेटेड ब्लड में। फिर टिश्यू में, टिश्यू के पास ऑक्सीजन जानी है तो ऑब्वियसली टिश्यू के पास ऑक्सीजन कम होगी 40 है, और कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू ने भेजनी है तो कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगी, तो ये कितनी आपकी 45। अब ये आपको करना कैसे, एक्सचेंज ऑफ गैस की अगर मैं बात करूं तो ये जो एक इसमें हमारे पास एनसीईआरटी ने एक डायग्राम दिया आपको, बेसिकली वो डायग्राम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो अगर आपने समझ लिया ना तो आपको सारा कुछ बड़ी इजीली समझ आ जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं इसको। एक सिंपल सा डायग्राम बना के मैं आपको ये रिवाइज करा रही हूँ। इसको देखो, यहाँ पे हमारे पास क्या है, एल्वियोलाई। ठीक है, एक सेकेंड रुको, कलर चेंज कर ले, ब्लैक पे ब्लैक तो दिखेगा नहीं। यहाँ पे हमारे पास क्या है, एल्वियोलाई। ये क्या है आपका, एल्वियोलाई। एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन आई, एटमॉस्फेयर से क्या आया, ऑक्सीजन। एटमॉस्फेयर में पार्शियल प्रेशर कितना था 159, एल्वियोलाई में पार्शियल प्रेशर कितना था 104। तो हाइयर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर गया, एटमॉस्फेयर से एल्वियोलाई में चला गया आपका। ठीक है, ऑक्सीजन जो है एल्वियोलाई में पहुंच गया फाइनली। एल्वियोलाई में पहुंचने के बाद ये आपका ट्रैवल करेगा ब्लड के थ्रू, राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, कहाँ जाएगा सबसे पहले ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका, ब्लड वेसल्स में। ब्लड वेसल्स में से आपका कहाँ जाएगा, राइट ऑरिकल में। राइट ऑरिकल में जब गया तो उसके बाद ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाएगा, राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल में जाने के बाद ये सारा ब्लड आउटा के थ्रू कहाँ चला जाएगा, बॉडी पार्ट्स के पास, यानी कि टिश्यू के पास चला जाएगा, आउटा के थ्रू। ठीक है, ये आउटा के थ्रू ट्रांसमिट हो गया। आउटा में जाने के बाद अब ये जो आपका टिश्यू है ये ऑक्सीजन तो रख लेगा, बदले में क्या दे देगा, CO2। तो ब्लड कैसा बना दिया आपका, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये क्या बन गया आपका, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बन गया। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर करेगा लेफ्ट ऑरिकल में। लेफ्ट ऑरिकल में किसके थ्रू, वेना कावा। वेना कावा, इंफीरियर एंड सुपीरियर वेना कावा के थ्रू ये क्या करेगा आपका, एंटर कर जाएगा। ठीक है, वेना कावा के थ्रू एंटर करने के बाद लेफ्ट ऑरिकल से ब्लड जा रहा है आपका लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल से ये कहाँ जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू होता हुआ ये फिर से कहाँ जाएगा, लंग्स के पास। लंग्स में कहाँ जाएगा, एल्वियोलाई रीजन। ठीक है, एल्वियोलाई रीजन में जाएगा। अब प्रेशर की बात कर लेते हैं साथ के साथ। एटमॉस्फेयर में 159 mmHg का प्रेशर था। जब ये एटमॉस्फेयर से एल्वियोलाई में गई तो 104 mmHg प्रेशर था। तो हाइयर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में मूव करेगी।
टिश्यू में ऑक्सीजनेटेड ब्लड के लिए यहाँ पर प्रेशर था 40 mmHg और ब्लड में कितना था, ब्लड की मैं बात करूं तो ब्लड में आपका पार्शियल प्रेशर था 95 mmHg। ठीक है, 95 mmHg ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड का प्रेशर था। अब सारा का सारा ऑक्सीजन कहाँ 95 से किसके पास चला गया, टिश्यू के पास 40 में चला गया, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर गया। नाउ अब ये जो 40 वाला है ये 40 वाला रिड्यूस हो जाएगा, आपका 40 वाला बढ़ जाएगा, ऑक्सीजनेटेड बढ़ जाएगा, और 45 जो डीऑक्सीजनेटेड वाला 45 ये आपका कम हो जाएगा, क्योंकि ये अब अपना कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ दे देगा, वेना कावा को दे देगा, और वेना कावा से ये कहाँ जा रहा है, पूरे ब्लड में, हार्ट में जा रहा है। ठीक है, तो ब्लड में अब जो कंसंट्रेशन है ब्लड की, अगर मैं बात करूं तो ब्लड की कंसंट्रेशन कैसी हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। जो नॉर्मल कंसंट्रेशन थी ऑक्सीजनेटेड ब्लड की, उससे ऑक्सीजनेटेड ब्लड में जो कंसंट्रेशन थी वो तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड की थी, ऑक्सीजन की वजह से थी। अब कार्बन डाइऑक्साइड आ गई है तो कार्बन डाइऑक्साइड अपना इफेक्ट दिखाएगी। ठीक है, तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड अपना इफेक्ट दिखाएगी तो ये कितना हो जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड 45 mmHg। ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में 45 mmHg चलेगी। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से ये कहाँ जाएगी, एल्वोलॉय के पास। एल्वोलॉय में कितनी थी आपकी 40 mmHg, कार्बन डाइऑक्साइड कितनी थी 40 mmHg, एंड एल्वोलॉय से फिर ये ट्रैकिया नॉस्ट्रल के थ्रू होती हुई ये क्या हो जाएगी, आपकी रिलीज हो जाएगी, सिंपली क्योंकि एटमोस्फेयर में CO2 की कंसंट्रेशन कितनी है 0.3 mmHg, 0.3 mmHg। ये देखो तुम्हारी एनसीईआरटी में डायग्राम दिया हुआ है, इस डायग्राम से बहुत ही ज्यादा क्लियर हो रहा है। जब आपने इनहेल किया, गैस को इंस्पायर किया, तो बाहर का प्रेशर कितना था 159, बाहर का एटमोस्फेयर का प्रेशर कितना था 159 mmHg। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन द आपका एल्वोलॉय कितना था 104 mmHg, जो ये हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर गया। इसके बाद ये जो ब्लड है ये सारा का सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका कहाँ गया, पल्मोनरी वेन से ट्रेवल होता हुआ राइट आर्टरियम, राइट आर्टरियम से राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल में अभी पूरे ब्लड में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना है आपका 95 mmHg, 95 mmHg है। ठीक है, तो ये भी एल्वोलॉय में 104 था, ब्लड में कितना है 95, तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रही है गैसेस। अभी 95 mmHg से ये सारा ब्लड कहाँ जाएगा, बॉडी टिश्यू के पास। बॉडी टिश्यू में क्या है, ये पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 40 है, तो अगेन हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रहा है, एंड देन फिर आपके टिश्यू में जा रहा है। ठीक है, सॉरी ब्लड में, टिश्यू से क्या जा रहा है आपका, कार्बन डाइऑक्साइड जा रहा है। ऑक्सीजन तो आ गई टिश्यू के पास, अब आपकी ये क्या जाएगी, टिश्यू क्या देगा वापस, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये जो CO2 है, ये CO2 अब आपकी कहाँ जा रही है, ब्लड में जा रही है। ये CO2 कहाँ जा रही है, ब्लड में जा रही है। सो ये फाइनली ब्लड में पहुंची, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल एंड पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू होती हुई ये कहाँ आ जाएगी, एल्वोलॉय के पास। एल्वोलॉय में प्रेशर कितना है 40 mmHg, और बाहर प्रेशर कितना है 0.3 mmHg। बड़ी इजी सी चीज है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस में कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। आपने सिंपली इन प्रेशर की जो वैल्यूज है उसको याद रखना है। प्रेशर की वैल्यू को याद रखो कि एटमॉस्फेयर में प्रेशर कितना है 159 mmHg, ऑक्सीजनेटेड का एल्वोलॉय में कितना है 104। ये सब तुम्हें अगर याद है तो तुम्हें सिंपली पता चल जाएगा कि गैसेस कहाँ से हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेंगी। अगर वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रही है तो गैसेस का डिफ्यूजन हो गया सिंपल। तो था हमारा एक्सचेंज ऑफ गैसेस में मेन रीजन कि प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। बट इसके अलावा भी हमारे पास दो चीजें ऐसी हैं जिनकी वजह से एक्सचेंज ऑफ गैसेस पॉसिबल हो पाता है। पहली चीज क्या है आपकी, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, एंड दूसरी चीज क्या है आपकी, सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी ऑफ द मेम्ब्रेन। अगर मैं बात करूं डिफ्यूजन मेम्ब्रेन की, तो अगर डिफ्यूजन मेम्ब्रेन आपकी थिन नहीं होगी, थिक होगी, तो डेफिनेटली जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है वो उतना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। थिन होगी तो वो पॉसिबल नहीं होगा। और सॉल्युबिलिटी पे भी डिपेंड करता है
कि कौन सी गैस जो ज्यादा सॉल्युबल होगी, जो ज्यादा अच्छे से मिक्स हो जाएगी, डिफ्यूज, वही ज्यादा इजीली डिफ्यूज हो जाएगी। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी में सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड और O2 की अगर हम बात करें तो सॉल्युबिलिटी में सबसे ज्यादा क्या होती है आपकी, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा सॉल्युबल होती है, 20 to 25 टाइम्स मोर सॉल्युबल होती है देन आपका ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो। ठीक है, इसीलिए जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कार्बन डाइऑक्साइड आपका वो इजीली क्या हो जाएगा, डिफ्यूज हो जाएगा मेम्ब्रेन से एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। ऑक्सीजन से अगर कंपैरिजन करें तो कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा अच्छे से ट्रांसपोर्ट हो जाएगा मेम्ब्रेन्स की। डिफ्यूजन मेम्ब्रेन की अगर हम बात करें तो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन जो आपकी 3 मेजर लेयर से मिलकर बनी हुई है, 3 मेजर पार्ट होते हैं इसमें, 3 मेजर लेयर होती है। सबसे पहली लेयर जो है उसकी अगर हम बात करें तो वो क्या है आपकी, स्क्वैमस एपिथेलियम, स्क्वैमस एपिथेलियम लेयर ऑफ एल्वेलॉय, स्क्वैमस एपिथेलियम लेयर ऑफ एल्वेलॉय। दूसरी लेयर कौन सी है आपकी, एंडोथीलियम, एंडोथीलियम, एंडोथीलियम ऑफ कैपिलरीज। ठीक है, एंडोथीलियम ऑफ एल्वियोलर कैपिलरीज। एंड थर्ड लेयर हमारी क्या आती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन। थर्ड लेयर क्या आती है आपकी, बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए ना आपकी एनसीईआरटी में एक बहुत ही प्यारा सा डायग्राम बना हुआ है। ठीक है, इस तरह से एल्वेलॉय दिखाया आपको, एल्वेलॉय की सराउंडिंग में ये बहुत ही थिन से सेल दिखाए, सिंगल लेयर के हैं ये आपके सेल्स, स्क्वैमस एपिथेलियल सेल्स आप इनको बोल। ठीक है, अब हमें ये पता है कि एपिथेलियल सेल्स जो है वो जनरली सिंगल लेयर के होते हैं, तो ये क्या है आपके सिंगल लेयर के सेल्स है, स्क्वैमस एपिथेलियल की लेयर है, स्क्वैमस एपिथेलियम की लेयर। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर एक फ्लूइड जैसा पोर्शन आता है, यहाँ पर आपका एक फ्लूइड जैसा पोर्शन आता है, ये एक फ्लूइड जैसा सा पोर्शन है, ये फ्लूइड ही होती है बेसिकली। फ्लूइड भी होना जरूरी है, फ्लूइड ही होगा तभी आपका जो गैसेस है वो एक्सचेंज कर पाएंगी, तभी उसकी पॉसिबिलिटी हो पाएगी। ठीक है, सॉल्युबल किस में होंगी, फ्लूइड ही नेचर होगा तो उसमें इजीली सॉल्युबल हो जाएंगी ना। इसको आप नाम दे रहे हो बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, ये क्या है आपका, बेसमेंट मेम्ब्रेन। देन इसके बाद आपकी कैपिलरीज की लेयर आती है, कैपिलरीज की लेयर। ये जो कैपिलरीज की लेयर है, ये कैपिलरी की लेयर या सबसे अंदर वाली लेयर जो है ये आपकी क्या है, एंडोथीलियम। दिस इज एंडोथीलियम ऑफ एल्वियोलर कैपिलरीज, एल्वियोलर कैपिलरीज की एंडोथीलियम लेयर है। तो इसकी जो थिकनेस होती है, टोटल थिकनेस की अगर मैं बात करूं तो बहुत ही ज्यादा कम होती है, लेस देन मिलीमीटर होती है। ठीक है, मिलीमीटर से भी कम होती है आपकी, क्लियर। तो इतनी कम थिकनेस है ये, इसलिए गैसेस जो है वो आपकी क्या कर जाती हैं, इजीली क्या हो जाती हैं, डिफ्यूज हो जाती है। ठीक है, तो ये कुछ कंडीशंस हैं जैसे जो आपकी रिक्वायर्ड है अगर आपको डिफ्यूजन या एक्सचेंज ऑफ गैसेस परफॉर्म कराना है, तो उसके लिए आपकी मेम्ब्रेन जो है वो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन काफी थिन होनी चाहिए। ठीक है, काफी ज्यादा थिन होनी चाहिए। एंड आपका क्या होना चाहिए, जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए सॉल्युबिलिटी होनी चाहिए, एंड आपका प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट होना चाहिए। ये 3 चीजें जो आपकी होनी चाहिए, तभी आपका क्या हो पाता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस परफॉर्म हो पाता है। सो आज का टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। आज हमने एक्सचेंज ऑफ गैसेस के बारे में पढ़ा और क्या क्या रीजंस थे, क्या क्या फेवरेबल कंडीशंस थी जो कि नेसेसरी थी एक्सचेंज ऑफ गैसेस कराने के लिए, उनको स्टडी किया। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए इसको अच्छे से पढ़ाई करो। टेक केयर बच्चों, बाय बाय।